आज के विमोचन उत्सव के जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है उसके जो मुख्य अतिथि हैं प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी विदुषी समाजसेवी योगाजी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस देश के हमारे बीच में एसपी सम्मानीय संजय साहू जी इस सभागार में उपस्थित है। उनसे निवेदन है वो आगे की पंक्ति में आकर स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय एसपी संजय साहू सर आएंगे। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन और अभिवादन करेंगे सम्मानीय एसपी संजय साहू जी का। उनसे निवेदन है आप इसने आदरणीय स्वीकार मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, लेखक, उपन्यासकार, समीक्षक एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। आज के इस कार्यक्रम की सारस्वत देश के प्रसिद्ध कवि 50 से अधिक कृतियों के जिन्होंने रचना की है और जबलपुर के सभी लोग उनसे परिचित हैं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रफुल्ल दुबे जी इस कार्यक्रम में सरस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक प्रसिद्ध लेखकार समीक्षक डॉक्टर तनुजा चौधरी जी इस सभागार में उपस्थित एसपी लोकायुक्त श्री संजय साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री कैलाश साहू जी, श्री अरविंद यादव जी और यहाँ पर मैं किस किस का नाम लूँ क्योंकि यदि मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए मैं सभी यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जनों का, मातृशक्ति का, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो मेरी आज जो कृतियों का जो आज यहाँ पर विमोचन हो रहा है उसमें जो पहली कृति है भारत खंडित कब तक और। भारत खंडित कब तक और नाम से ही आपको थोड़ा सा कुछ है उसका आइडिया हो जाएगा कि किस संदर्भ में ये कविताएं लिखी गई हैं। पहले मैं कुछ राष्ट्र की अवधारणा के विषय में कुछ अपने विचार जो मनीषियों ने व्यक्त किए हैं उन्हीं को मैंने कुछ शब्दों में सूत्र रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि राष्ट्र है क्या। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र का निर्माण दो मुख्य घटकों से या दो तत्वों से या दो उसके मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है उसका एक निश्चित भूभाग, भौगोलिक क्षेत्र जिसको हम उस राष्ट्र का देह और या राष्ट्र की देह या राष्ट्र का शरीर कह सकते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात राष्ट्र की आत्मा। सांस्कृतिक अस्मिता होती है वह राष्ट्र की आत्मा होती है, ऊर्जा होती है, प्राण शक्ति होती है। और किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में, उसको तिरोका बांधने में बाइंडिंग फोर्स है वो सांस्कृतिक अस्मिता की होती है। यदि सांस्कृतिक अस्मिता खंडित हो जाए तो हम किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर नहीं रह सकते। अब खंडित राष्ट्र का अर्थ क्या होगा? खंडित राष्ट्र का मतलब है कि या तो भूभाग का विखंडन हो, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है वो संचित हो जाए या खंडित हो जाए, या फिर उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसका विखंडन हो। किसी भी राष्ट्र की यदि सांस्कृतिक अस्मिता विखंडित होती है तो वो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होती है राष्ट्र के टूटने का। और कैसे जब होता है संभव, इसमें दो शक्तियाँ काम करती हैं विशेष रूप से। पहली शक्ति जो है वो है बाह्य शक्ति या
द्वारा किसी भी राष्ट्र को आप खंडित कर सकते हैं। और दूसरा जो है, उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसको हम शिक्षा और इतिहास के द्वारा, यदि हम ऐसा इतिहास या ऐसी शिक्षा अपने विद्यार्थियों को अपने जनमानस में दें कि जिससे हमारे संस्कृति के प्रति हमारे मन में ही हेय भाव या हीन भाव पैदा होने लगे, तो वो राष्ट्र के विखंडन का, सांस्कृतिक अस्मिता के विखंडन का कारण बनती है और राष्ट्र विखंडित होने लगता है। यदि हम अपने 1000 साल का जो हमारा इतिहास है, जिसमें कि हमारा जो आक्रांता लोग हमारे देश में आए, हमारे देश को उन्होंने आक्रमण किया, हमारा देश विखंडित हुआ, यदि हम थोड़ा 1000 साल के इतिहास देखें तो इसमें दोनों कारण मिलते हैं। बाह्य शक्ति, हिंसा, आक्रमण है, और दूसरा जो है बाद के समय में पिछले 100 साल में, यदि 1947 के पहले का समय देखें, 1857 से 1947 तक यदि हम समय देखें, तो उस समय अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को, हमारी शिक्षा को उन्होंने मनमाने ढंग से, विकृत तरीके से उन्होंने लिखवाया और उसको प्रस्तुत किया। और दुर्भाग्य से हमारी जो शिक्षा बाद में स्वतंत्रता के बाद भी चालू रही, वो हमको उसी शिक्षा, उसी इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा, तो जो हमारे लिए कुछ चिंता के विषय है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का फैसला, उनके प्रेरणा से कुछ साहित्य इतिहास के उसमें अभी कुछ परिवर्तन की कोशिश की गई, जो कि एक शुभ संकेत है। यदि अपन इसका तो प्रमाण देखें, तो जो हमारा राष्ट्र था, प्राचीन राष्ट्र था, जैसा कि लोग इतिहासकार बताते हैं, हमने तो पढ़ा है कि पहले हमारा जो इतिहास, जो राष्ट्र था, पश्चिम में भी हम देखें तो पहले ईरान तक था, फिर बाद में ईरान टूटा हमसे, फिर अफगानिस्तान टूटा, फिर पाकिस्तान टूटा 1947 में। इसी प्रकार से पूर्व में हमारा जो म्यांमार या ब्रह्म देश जिसको हम कहते थे वो टूटा, उसके बाद अपना बांग्लादेश टूटा हमसे, और जो पूर्व की जो पूरी द्वीपों की श्रृंखलाएं हैं, इंडोनेशिया है, पहले चंपा देश जो हमारा होता था उसको हम आजकल वियतनाम कहते हैं, कंबोज जो होता था वो कंबोडिया कहलाने लगा, जो श्याम देश है वो थाईलैंड कहलाने लगा, इंडोनेशिया है, मलय देश जो है मलेशिया के नाम से हो गया। जो सब हमारे जो विराट राष्ट्र था हमारा भारत, वो टूट कर ही अलग हुआ। उत्तर में ऐसा हमारे विद्वान इतिहासकारों का कहना है, जिन्होंने नया नया जो शोध कर रहे हैं, जो आ रही हैं आगे, कि जो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जो सब पहले भारत राष्ट्र के एक हिस्से थे। पहले प्राचीन भारत में यदि हम अपना महाभारत का अध्ययन करें या रघुवंश में अध्ययन करें, तो उसमें महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने उसका उल्लेख किया है, और यदि हम अपना रघुवंश का तो कालिदास जी ने ये इसका उल्लेख किया है, तो वो और किस्मत है, ये सब धीरे धीरे हमसे कटते गए। दक्षिण में यदि हम देखें तो श्रीलंका और मालदीव जो है वो धीरे धीरे हमसे कटते गए। तो ये इसका प्रमाण है कि कैसे जब सांस्कृतिक अस्मिता हमारी टूटती है तो हम कैसे विखंडित होने लगते हैं। अब यदि हम इसमें जो राष्ट्र के विखंडन में, ये तो एक बाह्य कारक हो गया, लेकिन अंतर कारक भी होता है, जो हमारे देश के राष्ट्र के ऐसे जो सत्ता लोभी, जो ऐसे निहित स्वार्थी तत्व होते हैं, जो कि उनके सहायक के रूप में हमारे देश में उनके साथ उनका काम करते हैं, और जो हमारे देश का, राष्ट्र के टूटने का कारण बनता है। अखंड भारत का यदि हम स्वरूप जानना चाहें तो अखंड भारत से क्या मतलब निकलेगा? अखंड भारत का मतलब होगा, एक तो जो हमारा जो भूभाग है जो हमसे कटे हुए हैं उसका एकीकरण, और दूसरा जो है भारत की जो सनातन सांस्कृतिक अस्मिता है उसका पुनर्जागरण, पुनर्स्थापन। जब तक ये पुनर्जागरण और पुनर्स्थापन नहीं होगा तब तक भारत राष्ट्र नहीं होगा। सिर्फ भौगोलिक एक स्वरूप होने से काम नहीं बनने वाला है। इन्हीं वैचारिक और भावभूमियों में, पृष्ठभूमि में जो भारत खंडित कब तक और की जो रचनाएं हैं रची गई हैं, इसमें जो है कि जो पहली कविता है अखंड भारत की तड़प, इसमें जो है भारत के प्राचीन गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, श्रेष्ठ स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का इसमें आराधना है, बंधन है, अभ्यर्थना है, अनुवंदना है। दूसरी जो कविता है उसकी विद्रूप मानचित्र, कि हमारे जो वर्तमान राष्ट्र, जो हमारा खंडित राष्ट्र था, उसकी पूरी उसमें
विवरण किया गया है और साथ में जो हमारा ग्रहण हुआ है सांस्कृतिक अस्मिता का, उसका विवरण है। एक और कविता है आर्यावर्ते भरतखंडे। इसमें जो पूरे प्राचीन भारत के पूरे जो अभी जो मैंने आपको बताए उन सबके पूरे उसमें विवरण किया, रेखांकन है उसमें। एक और कविता है झूठा इतिहास। उसमें जो है पूरे जो अंग्रेजों के द्वारा जो झूठा इतिहास, मनमाना इतिहास दिखाया गया, जिसका कि पुनर्समीक्षा पुनर्लेखन बहुत जरूरी है, उसके विषय में पूरी बातें मैंने लिखी हैं। एक और कविता है करुण मूर्ति। करुण मूर्ति में हमारी प्रार्थना है भारत माता के प्रति, उनके जो अभी जो खंडित स्वरूप है उसके कथा है और साथ में श्रेष्ठ स्वरूप की उसमें अर्चना की गई है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस संग्रह की सभी कविताएं जो है भारत में घट चुकी या घट रही घटनाओं की शाब्दिक अभिव्यक्तियां या सत्ताधारियों द्वारा समय समय पर दिए गए वक्तव्यों या उनके विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्तियां उनके आचरण की हैं, या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमताओं, असमानताओं, विकृतियों, विद्रूपताओं एवं विसंगतियों की शाब्दिक अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी जो संग्रह है जाल चौकड़ी का। जाल चौकड़ी का मैं सम्मानीय आत्मीचंद, ये कुछ तकनीकी समस्याएं हुई। जो चेयर है वो लगातार बैठने के कारण बहुत कमजोर हो चुकी है। इस पर हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन भी करेंगे कि यहाँ की चेयरों में परिवर्तन करें, क्योंकि ये प्रायः ऐसा होता है कार्यक्रम में कोई ना कोई एक व्यक्ति गिर जाता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मोहन भैया, खुश लगी तो नहीं ना? तो एक बार मोहन जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें। ईश्वर की कृपा। हाँ, होता है। जाल चौकड़ी का जो कविता संग्रह है उसमें जो है हमारे समाज का जितना भी जो धन संपदा वैभव है, क्योंकि हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो 4 समूहों के पास जो उसमें उसका उपभोग कर रहे हैं वो 4 समूह हैं। पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, आज के ज़माने में प्रजातांत्रिक मूल्यों में हमारे नेता हो गए। पहले जागीरदार हुआ करते थे, आज के ज़माने में नौकरशाह हैं। पहले श्रेष्ठी वर्ग हुआ करता था, आज के ज़माने में बड़े बड़े पूंजीपति और व्यापारी हैं। और पहले पटमार और लुटेरे हुआ करते थे, आज के ज़माने में माफिया और गुंडे। तो ये 4 समूह हैं, लेकिन 4 समूह में जो चौथा समूह है वो तो हमेशा अनैतिक और अधार्मिक और विकृति होता है। लेकिन बाकी जो 3 समूह हैं, इन तीनों समूह में हमको अच्छे धार्मिक न्यायनिष्ठ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे, ऐसा समूह भी मिलेगा। और दूसरा जो है जो अधार्मिक है, भ्रष्टाचारी है, अनैतिक है, ऐसा समूह भी है। यदि हम वर्तमान में देखें तो ये जो तीनों समूह जो हैं इसमें इनकी बहुतायत हो गई, तो उन्हीं के लिए चौकड़ी शब्द का उपयोग किया गया है। इसके लिए मैं 4 लाइनें आपको तो मूल उसका जो है सुनाता हूँ। भव सागर में भरे, भव सागर में भरे मोती मुक्ता और प्रवाल, वसुंधरा का सुंदर वक्ष, वसुंधरा का सुंदर वक्ष दे रही जो तक ढाल, कब से है जा फंसे, कब से है जा फंसे चौकड़ी के जाल में, कह रहा है इतिहास है हुआ यही हाल। जिस 4 लाइनों से इसी से पूरी इसी 4 लाइनों में पूरी जो कविता संग्रह की पूरी लिखती है। इसमें 20 खंड हैं। 20 खंड में से प्रथम 2 खंड जो हैं वो प्रेम और प्रगति से संबंधित हैं, और बाकी जो 18 खंड हैं वो हमारे समाज, राष्ट्र, दर्शन, भ्रष्टाचार, नेता, नौकरशाही, राजनीति, इन सब के विषय में, धर्म, संस्कृति, दर्शन, इनके विषय में पूरी जो विद्रूपताएँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। अंत में मैं आपको 4 लाइनें जो कि नेत्र विशेषता की हूँ तो आंखों से संबंधित मेरी वैसे बहुत सारी कविताएं हैं। मेरा जो कविता संग्रह है ध्रुव भई वैराग्य, उसमें नाकों से संबंधित बहुत कविताएं हैं और संस्कृत कविताएं हैं। तो फिर भी मैं इसमें एक मुक्तक जो है आंखों से संबंधित है
मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। नयन है या स्निग्ध शीतल चांदनी, नयन है या स्निग्ध शीतल चांदनी, नयन है या स्निग्ध शीतल चांदनी, दृष्टि विगलित हृदय करती कामिनी, दृष्टि विगलित हृदय करती कामिनी, संस्कृति के आग्नेय ज्वाला जाल में, संस्कृति के आग्नेय ज्वाला जाल में धौल घवरे पूर्णमासी जाऊँ। मतलब जो ऐसी स्निग्ध जो आंखें हैं इस जीवन में, जो जितनी हमारा विद्रुपताएँ हैं, जो हमारी परेशानियाँ रहती हैं, उसके लिए वो एक स्निग्ध शीतल चांदनी जो है ये सामान काम करती है। और मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, काफ़ी बोल गया, ऐसे बोलना तो बहुत है अभी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों ने ध्यान से सुना, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। हमारे भगवान की आए जो संचालक प्रॉसिक्यूशन से रिटायर हुए हैं वो भी यहाँ पर सुधांशु जी भी हैं, और बहुत सारे हमारे सभी रिश्तेदार हैं, और हमारे सभी समाज के जो महिला समाज के यहाँ पर सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हाल में बैठे सभी विद्वजनों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी, कोई कह सकता है कि ये नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक, इनके अंतर्मन में नेत्रों को परमात्मा ने जिस व्यापकता के साथ दृष्टि देने की परिकल्पना दी थी, देश पर गई, इनकी दृष्टि समाज पर गई, इनकी दृष्टि विसंगतियों पर गई, पाखंड पर गई, अंतर्मन की सोच पर गई। तो ऐसे दृष्टि संपन्न आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी के लिए एक बार तालियों के साथ हम दृष्टि, वो दृष्टि जिसकी हम सब में कमी है, ऐसी दृष्टि जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवेश के लिए आवश्यक हो, इस दृष्टि को लेकर आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी ने भारत खंडित कब और जाल चौकड़ी का इन 2 कृतियों को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आपकी अभी 6 कृतियाँ और हैं जो पाठ्य में प्रकाशनाधीन है, और इसके साथ ही क्रमशः हम अगले आयोजनों में उन कृतियों को समाज के सामने लाएंगे। कादम्बरी द्वारा आचार्य श्री भगवत दुबे जी ने डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी की सृजन साधना को पूर्व में समादरित सम्मानित किया है। ये पक्ष होता है जब कादम्बरी का सम्मान होता है, तब हम व्यापकता से व्यक्ति की चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन जिस भी व्यक्ति को कादम्बरी समादरित सम्मानित करती है, वो व्यक्ति राष्ट्रीय क्षितिज पर उस स्थिति पर स्थापित होता है कि उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर वो ओज, वो तत्व होता है जिसके कारण हम उनको सम्मान देते हैं। तो एक बार सुरेंद्र जी के लिए फिर तालियों के साथ श्रीमती साधना साहब कृपया मंच के समीप आए, कुमार संभव साहू और नचिकेता साहू, तीनों जन कृपया मंच के समीप आए। नचिकेता, कुमार संभव और सम्मानीय साधना जी। अब हम जो कहें वैसा सवाल आपको करना है, आपको ट्रे उठाएं, बच्चों के साथ श्रीमान जी के पास पहुंचे। बिल्कुल, दोनों बच्चे ये किताबें मातुश्री के साथ पूज्य पिताश्री को समर्पित कर रहे हैं। एक बार इस समर्पण के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। और अब डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी मंच पर आसीन यशस्वी अतिथियों के कर कमलों से कृति का लोकार्पण कराएंगे। हम संजय साहू जी से निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस वक्त आप मंच पर आ सके कुछ क्षण के लिए। ये कृति है, आप मंच पर, आप मंच पर, दोनों जन मंच पर बैठो एक बार। ये कृति है भारत खंडित कब तक और अभिलाषा जी, रश्मि जी। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कृति विमोचन के। भारती सहाय का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं जो आज के आयोजन में उपस्थित हुई है। हृदय से नमन। कृति देखिए, भारत खंडित कब तक और ये कृति भारत खंडित कब तक और
माध्यम से अभिवंदना, एक ऐसी वंदना जो हर भारतीय का दर्द है, और इस दर्द के समापन का एक संकेत किया है इस कृति में। हम किसी माध्यम से अब वो परिस्थितियां निर्मित ना करें कि हमारा देश, हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि कभी और खंडित हो पाए। इस प्रण त्याग के साथ, एक बार तालियों के साथ देश के प्रति हम सब अपने आदर भाव समर्पित करें, देश के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पित करें। प्रणाम करते हैं हम देशवासियों को और आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी की उस सोच को, भारत खंडित कब तक, और ये प्रश्नवाचक है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर हम सबके पास है। हम सबको इस प्रश्नवाचक चिन्ह को पूर्णता तक पहुंचाना है। कभी ऐसी स्थिति निर्मित ना करें, वो दायित्व आदरणीय साहू जी ने हम सबको समर्पित किया है। तो ये पहली कृति लोकार्पित हुई है, भारत खंडित कब तक। और अब मैं अगले चरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दूसरी कृति का लोकार्पण कुछ क्षण बाद, लेकिन हमारे बीच में देश की प्रतिष्ठित समीक्षक सम्मानीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी। डॉक्टर तनुजा चौधरी जी विदुषी, कवित्री, लेखिका और सबसे बड़ी बात यह कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में निरंतर समर्पित एक ऐसी साधिका है जिनके अंतर्मन में समाज की विसंगतियों के प्रति कहानी के माध्यम से एक दर्शन है, एक दृष्टि है, एक भाव है, एक अभिव्यक्ति है। आदरणीय डॉक्टर तनुजा जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिवादन करें। डॉक्टर तनुजा जी को सुने, तीन प्रमुख बिंदु आपके सामने पहले प्रस्तुत करना चाहेंगे कि आज के इस आयोजन में कुछ क्षण बाद दो सम्मान और हम समर्पित करेंगे। वो दो सम्मान का पहले उल्लेख, वो सम्मान है हमारे घर पे काम करने वाले श्रमिकों का, वो बाइयां जो घर पे काम करती है। साहू जी की सोच देखिए, उन्होंने दो ऐसे विदुषियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया जो श्रम की विदुषी है, जो श्रम करके हम सबके घर पे काम करती है। तो आज उन दो विदुषियों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। तो एक बार उस सोच के लिए प्रणाम करें, हृदय से अभिवादन। तीसरा, आज के इस आयोजन में अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद, यानी कि अखिल भारतीय बुंदेली संस्कृति परिषद, ये दोनों संस्थाएं सम्मिलित हैं। प्रभा विश्वकर्मा जी ने बुंदेली वैभव के लिए अप्रतिम कार्य किए। जबलपुर शहर में दो संस्थाएं हैं, एक है गुंजन कला सदन जो डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति के माध्यम से पूरे वर्ष पर बुंदेली भाव को जागृत करती है, और उसी भाव की स्थापना के लिए प्रभा विश्वकर्मा जी ने अखिल भारतीय बुंदेली संस्कृति परिषद को स्थापित करते हुए बुंदेली वैभव की रक्षा और सुरक्षा और संरक्षा में योगदान दिया है। तो अखिल भारतीय बुंदेली संस्कृति परिषद को आज हम इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं, समस्त बुंदेली परिवार के सदस्यों को। तो ये सम्मान के साथ हम स्मरण करेंगे डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव का। एक बार उनकी स्मृति को हम अभिवादन और अभिनंदन करें। दूसरा सम्मान साहित्य संस्कार। साहित्य संस्कार जबलपुर से प्रकाशित एकमात्र ऐसी पत्रिका जो पूरे देश में चर्चित है, जिसमें साहित्य है, दर्शन है, संस्कृति है, समाज है, लेखकों की सोच का एक भावनात्मक अभिव्यक्तिकरण है। तो ऐसी कृति साहित्य संस्कार हम उनके संपादक आदरणीय सुरेंद्र सिंह पवार जी, आदरणीय शरद अग्रवाल जी, इन दो को और इनके परिवार के समस्त सदस्यों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही एक सम्मान, और वो जो सम्मान है अखिल भारतीय साहू समाज महिला मंडल, वो महिला मंडल जिसने समाज के साथ जुड़कर समाज के विकास के लिए अप्रतिम योगदान दिया है, ऐसी महिला मंडल की जबलपुर इकाई को भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं। एक बार इन तीनों सम्मान के लिए तालियों के साथ अभिवादन करें। डॉक्टर तनुजा जी से लेकर सम्मानीय आर.के. चपरा सर, प्रोफेसर डॉक्टर चपरा सर का हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन है देवेंद्र पांडे जी का, अभिनंदन है पीछे की पंक्ति में सुरेश दर्पण जी, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता है। बहुत सारे आत्मीजन, क्रमशः आदरणीय घनश्याम पाठक जी, हार्दिक आभार। तो प्रस्तुति है आदरणीय डॉक्टर तनुजा चौधरी। नमस्कार। ठीक, परम आदरणीय साध्वी दीदी जी, इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय आचार्य दुबे जी, हमारे अग्रज दुबे जी, प्रिय भाई डॉक्टर साहू जी, सभागार में बैठे हुए समस्त साहित्य
सेवी साहित्य प्रेमी जन, गुरुवर पालन सर, गुरुवर चपरा सर, सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले प्रिय भाई राजेश पाठक प्रवीण जी। आज जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं बातों का पृष्ठपोषण हो जाएगा जो अभी भाई डॉक्टर सुरेंद्र साहू जी ने कहा है, किंतु क्योंकि एक औपचारिक दायित्व है इसलिए मैं कहूँगी कुछ हटकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहू जी नेत्र विशेषज्ञ हैं, तो इन्होंने भौतिक नेत्रों के अतिरिक्त जो हृदय के मानसिक और जो साहित्यिक नेत्र है उससे भी बहुत कुछ देखा है, बहुत दूर तक देखा है। नेत्रों का मित्रों साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कोई भी कालखंड हो। जो हृदय के नेत्र हैं, मानस के नेत्र हैं, उनकी बातें शुरू से बहुत कही गई हैं और उन्हीं नेत्रों से साहू जी ने समाज को देखा है। कबीर कहते थे कि जो जागत है वह रोवत है। ये जागृत हो चुके हैं इसलिए पीड़ित हैं। अगर ये सोते रहते आम जन की तरह तो सारा संसार बहुत अच्छा था। मध्य काल में, रीति काल में आके कहा, आँखन आँख लगी रही आँखें लागत ना। यदि प्रीत से जुड़ गए हैं, किसी प्रेम भाव से जुड़ गए हैं वो नेत्र, तो फिर अब नेत्र बंद नहीं होंगे, विश्राम नहीं पाएंगे, सोएंगे नहीं। आँखन आँख लगी रही आँखें लागत ना है, अब आँखें नहीं लग पा रही हैं। उसी पीड़ा से ग्रस्त हैं डॉक्टर साहब। हम छायावाद काल में आ जाएं तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इनके हृदय की इसी पीड़ा में यह जाल चौकड़ी का बह निकली है। चौकड़ी के अर्थ के लिए स्वयं साहू जी ने पहले बता ही दिया है कि जो समाज में सब तरफ से घेर कर सद्भावना को, सद्विचार को, सकारात्मकता को जो घेर लेते हैं और आम जन की पीड़ा को न समझ पाते हैं कभी कभी किन्हीं कारणों से, तो वो पहले राजा होते थे, राजाओं के बाद सामंत आए, सामंत के अतिरिक्त श्रेष्ठ वर्ग था जो धनवान था, और वह वर्ग था जो ठगी करता था, बटमारी करता था। कालखंड बदल गया मित्रों, पर वह जो विचारधारा है, जो प्रक्रिया है, वो नहीं बदली। उनका स्थान वर्तमान नेतागणों ने ले लिया, पूंजीपतियों ने ले लिया, भ्रष्ट व्यापारियों ने ले लिया। ये जितने भी वर्ग हैं इसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, या उन गुंडे माफिया लोगों ने ले लिया जिन्होंने ये सोचा कि ये प्रकार हमें समाज को अपने अधीनस्थ रखना है। तो समाज की ये जो सकारात्मक विचारधारा थी यह बिल्कुल हाशिए पर चली गई और समाज में के शिकंजे में फंसे हुए इसी व्यक्ति की बात डॉक्टर साहब करते हैं। वस्तुतः इन्होंने जो बिंदु लिए हैं वो संसार के, समाज के सारे बिंदु हैं। प्रकृति पर बात की है, पर्यावरण के ह्रास पर बात की है, उन्होंने नारी पर बात की है, संस्कृति और दर्शन पे बात की है। ऐसा कोई भी विषय नहीं बचता है जिस पर साहू जी ने बात नहीं की है। पर मित्रों साहित्य वही कालजयी होता है जो इनकी बात करके हमें प्रमुख सूत्र पकड़ाता है, क्योंकि इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने वो बातें कही हैं जो हम सब जानते तो हैं किंतु कह नहीं पाते। गोस्वामी जी ने कहा कि जो हमारा लोक मंगल है, समाज में लोक मंगल की स्थापना तभी हो सकती है जब रचनाकार जो है वह साधनावस्था को लांघकर सिद्धावस्था तक पहुंच जाए। साहू जी निश्चित रूप से सिद्धावस्था तक पहुंचे हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण वह रोते हैं, प्रत्येक क्षण परेशान होते हैं। रोने से मेरा तात्पर्य है व्याकुल होना। वे मुक्त नहीं कर पा रहे हैं किंतु हाथ पांव से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ कवि की मूल चिंता हमें यह दिखती है कि हमारे यहाँ नायक जो है वो धीरोदात्त है, भगवान राम की तरह नायक होना चाहिए, उदात्त चरित्र का होना चाहिए। किंतु मुश्किल ये है कि खलनायक जो है वो नायक के पद पर बैठ गए। ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिसको भी इन्होंने अपने पुस्तक में उठाया है। बड़े सारे समसामयिक मुद्दे हैं, उनकी एक पंक्ति में पढ़ रही हूँ। जितने सभ्य हुए हैं उतने ज्यादा संकट। प्राय कहा जाता है ना कि हमारी चेतना जो है वो बड़ी सूक्ष्म हो गई है, बहुत रिफाइंड हो गए हैं। मित्रों सभ्यता का तात्पर्य भवन बना लेना नहीं है। सभ्यता और संस्कृति दो चीजें हैं। सभ्यता भौतिक विकास है, संस्कृति आभ्यंतरिक विकास है। हम कार बना लेते हैं ये सभ्यता है, चलाते समय सड़क पर डिपर देते हैं ये संस्कृति है। क्या बात है। आवश्यक है कि इस चीज को समझें कि हमने अपना कितना विकास किया है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व
खड़े हैं हम। झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका मन अभी समरना बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। यह जो पीड़ा है, इस पीड़ा के प्रति साहू जी पीड़ित तो हैं, और आप पूरी पुस्तकों को दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी आपको वो निराशावान नहीं दिखाई देंगे। उनके मन में गहरी आस्था है, परिवर्तन के प्रति जो लालसा है वह सबल लालसा है, वो कहीं पे भी घुटने टेकते नहीं दिखलाई देते हैं। शायद कुछ ऐसी बात वो कहना चाहते हैं, हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये आशावादी स्वर, और जब आशावादी स्वर आता है तो हमारे अंतस की चेतना जागृत होती है। अंतस की चेतना को जागृत करने की परिकल्पना भावना ये प्रस्तुत की सम्मानीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी ने। उनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन।